केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा है कि पीएम मोदी का सपना पूर्वोत्तर में कमल खिलना था। असम से शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत भी हो चुकी है। महेश शर्मा जी, पूर्वोत्तर का कई दौरा आपने भी किया और पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बन रही है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है इस पर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि पूर्वोत्तर में कमल खिले और बहुत मजबूती से खिले। उसकी शुरुआत आसाम ने एक बहुत बड़ी भेंट भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं आसाम की जनता को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी अच्छी शुरुआत की है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर कई दफ़ा ये होता था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं शुरुआत नहीं कर पाई, लेकिन इस बार जब हम पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव प्रचार और हर जगह गए तो हमने कहा ये वही बीजेपी है जो 1984 में 2 सांसदों के साथ आज 282 पर और एनडीए के साथ 335 पर है। ये शुरुआत आज पूर्वोत्तर के राज्यों में हो गई है। कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है और अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में देश की जनता का, पूर्वोत्तर की जनता का खास तौर पर जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, विकास में, सुशासन में, भ्रष्टाचार रहित शासन में जो विश्वास जताया है, दिखावा है, मैं समझता हूँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, भारत सरकार की नीतियों में उस प्रदेश की जनता का विश्वास। महेश शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी यह नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, और आज जो नतीजे आए वो कुछ उसी तरीके की तरफ संकेत भी कर रहे हैं कि केरला में कांग्रेस की सरकार थी, वहां कांग्रेस साफ हो गई। असम में कांग्रेस की सरकार थी, 15 साल से असम में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। इसके अलावा तमिलनाडु में जो डीएमके के साथ गठबंधन किया था वहाँ भी कांग्रेस की सरकार नहीं आई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सीटें कुछ अच्छी हुई हैं लेकिन सरकार नहीं आई। तो क्या कहेंगे आप इस कांग्रेस मुक्त भारत जो बीजेपी का अभियान था? देखिए, कांग्रेस को बहुत पूरा समय मिला इस देश के लिए कुछ करने का, आम आदमी के लिए, देश की जनता के लिए कुछ करने का पूरा मौका मिला और प्रचंड बहुमत के साथ मिला। आज़ादी के कुछ वर्ष तो वो उस गफलत के अंदर, उस नशे में कि शायद इस देश की जनता ने हमें एक छत्र राज करने का मौका दे दिया है। उसके बाद का समय जो था वो एक भ्रष्ट और एक काला इतिहास का पन्ना लिखा जाएगा कांग्रेस शासन का, और मैं समझता हूँ उस शासन से मुक्त होने का एक शुरुआत हो चुकी है और देश की जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया। कांग्रेस इतिहास के पन्नों में रह जाएगी कहीं। एक अंतिम सवाल महेश शर्मा जी, कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, केरला में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला, पांडिचेरी में बीजेपी साफ हो गई, तो इन राज्यों में आखिर कमल क्यों मुरझा गया, क्यों नहीं खिल पाया? देखिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं, चुनाव के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से पैसे का दुरुपयोग होता है, ये हम सब लोगों से छुपा नहीं है। हम सब लोग इस बार जिस उम्मीद के साथ पहली शुरुआत असम की कर रहे थे, केरल में हमें कुछ उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये बात सच है कि हम उम्मीद कर रहे थे करीबन 5, 6, 7 सीटें कुछ और हमें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मैं कहता हूँ एक की शुरुआत भी एक शुरुआत है। और वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब हम 2 से 282 हो सकते हैं, 335 हो सकते हैं, तो आज 1 से अगली बार हम केरल के अंदर भी कमल खिलेंगे। चलिए, तो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि अभी तक के रुझान और नतीजे क्या कहते हैं 5 अलग अलग राज्यों में जो तस्वीर साफ हुई है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम तमिलनाडु से कर रहे हैं। तमिलनाडु में अलग अलग पार्टीज की स्थिति क्या है रुझान के जरिए, वो आप देख लीजिए। 234 सीटों पर हम नजर डाले हुए हैं, जिसमें से 232 और अब लगभग 234 के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें डीएमके 102 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और साथ ही डीएमडीके 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए। वहीं अगर अन्य दल की आप बात करेंगे तो 3 सीटों पर उसने अपनी बढ़त बनाई हुई है, यानी कि बीजेपी 0 और एआईएडीएमके 126 सीटें सबसे ज्यादा और जाहिर बात है बड़ी पार्टी के तौर पर। फिर उसके बाद अब आप असम पर नजर डाल लीजिए। असम की तस्वीर क्या कहती है, जहां पर 126 सीटें थी, जिसमें बीजेपी 90 सीटें हासिल कर चुकी है, ये रुझान कह रहे हैं। फिर कांग्रेस 21 सीटें, कांग्रेस के बाद अगर आप एआईयूडीएफ की बात करें तो 13 सीटें हैं। फिर दूसरी पार्टी पर यानी कि अन्य दलों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 2 सीटों के साथ अन्य दल अपनी बढ़त आगे बनाए हुए हैं। ये कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं पूरी सीटों पर क्या हाल है। फिर पश्चिम बंगाल 294 सीटें यहां पर थी, जिसमें बीजेपी ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। तृणमूल कांग्रेस 211 सीटें, सीपीएम प्लस 31 सीटें, सीपीएम के साथ साथ कांग्रेस 45 सीटें और अन्य दल की तस्वीर 4 नंबर पर रुक गई है। फिर इसके बाद केरला के क्या हाल है वो आप देख लीजिए। 140 सीटें यहां पर हैं, जिसमें रुझान कहते हैं कि बीजेपी 1 सीट पर अपनी पकड़ को मजबूत किए हुए है। फिर एलडीएफ 83 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। एलडीएफ के साथ साथ यूडीएफ
46 सीटों पर और यूडीएफ के बाद अदर्स यानी कि अन्य दल 10 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान 140 सीटों के आप अलग अलग सीटों पर देख रहे हैं। फिर पुडुचेरी पर नजर डाल लीजिए। पुडुचेरी में जहां पर 30 सीटें थी, 30 सीटों में जो रुझान सामने आए, बीजेपी ने अपना यहां पर खाता भी नहीं खोला है। बीजेपी के बाद कांग्रेस 17 सीटों के साथ अपनी बढ़त बनाए हुए है। फिर एआईएडीएमके 4 सीटों पर आगे है, फिर अन्य दल 9 सीटों पर, और ये पुडुचेरी की तस्वीर 30 सीटों में। हालांकि अभी नतीजे भी आने शुरू हो चुके हैं कई सीट्स पर, चाहे पश्चिम बंगाल की बात की जाए, वहां पर टीएमसी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया हुआ है, और वहीं असम में बीजेपी के पक्ष में सारे नतीजे लगभग जाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एंट्री की, और एंट्री भी धमाकेदार। 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी गठबंधन असम की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। ऐसे में पार्टी नेताओं की खुशी लाजमी ही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और मोदी सरकार की नीतियों को दिया है। सर, आसाम के रिजल्ट के बारे में सबसे पहले हर जगह चर्चा हो रही है कि बीजेपी इतनी सारी सीट्स लेकर आई है। देखिए, आसाम के अगर आप पूरी राजनीति को देखें तो मैं वहाँ बहुत दिन से प्रचार करता रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस प्रदेश को। बीजेपी की ओर लोग बढ़ रहे थे। लोकसभा में काफ़ी सीटें हम लोगों ने जीती, आपको मालूम है। नॉर्थ ईस्ट के बाकी इलाकों में हम कोalition गवर्नमेंट में रहे हैं, लेकिन इस बार हमें लगभग 3/4 बहुमत के आसार लग रहे हैं। अपर आसाम, लोअर आसाम, बराक वैली, टी गार्डन, सब जगह हमें समर्थन मिला है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग बीजेपी को एक सार्थक विकल्प, गुड गवर्नेंस के रूप में देख रहे हैं। और केंद्र सरकार का जो काम हुआ है और जो मोदी जी की अपील है कि नॉर्थ ईस्ट को हमें आगे बढ़ाना है, उसका इम्पैक्ट है। नॉर्थ ईस्ट को अब आप कैसे देख रहे हैं 2019 के इलेक्शंस में? देखिए, इसमें तो हम पूरे देश में आ गए। हम आगे 2019 भी जीतेंगे, आगे और भी बढ़ेंगे। अच्छा काम ईमानदारी से कर करके देश का हमने प्रेम जीता है, ईमानदारी से हमने काम किया है। और जिस प्रकार से मोदी जी की लोकप्रियता है, अमित शाह जी ने अध्यक्ष के रूप में काम किया है, हमारे एक एक कार्यकर्ता ने काम किया है, तो आज पूरे देश में बीजेपी की ओर एक नए प्रकार से देखने का एक बहुत बड़ा लोगों में अभियान चल रहा है। इसीलिए ऐसे इलाके जहां बीजेपी को लोग कभी पूछते भी नहीं थे, वहां बीजेपी आज उपलब्ध है। सर, आसाम को लेकर तो सेलिब्रेशंस हैं, लेकिन जो 4 और स्टेट्स हैं उसको आप अचीवमेंट मानेंगे या मानेंगे कि शायद कहीं लैक कर रहे हैं या फिर थोड़ा और काम करने? मैंने कभी अस्वीकार नहीं किया कि हमारे पारंपरिक रूप से कमजोर इलाके रहे हैं। वहाँ दरवाजा खुल गया, आगे बड़ा गेट खुलने वाला है। वहीं 5 राज्यों का चुनाव 4-1 से हारने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि हार जीत लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है, और अब कांग्रेस पार्टी हार के कारणों का पता लगाने के लिए आत्ममंथन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में जनादेश को विनम्रता से सर झुकाकर स्वीकार करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 5 राज्यों की जनता का भी धन्यवाद करती है जिन्होंने प्रजातंत्र को इस चुनाव में सशक्त किया। चुनाव में हार और जीत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु एंटी इनकम्बेंसी के अलावा चुनाव के जो नतीजे हैं इनका हम विश्लेषण करेंगे, अंतर्मंथन करेंगे, जहां जहां दुरुस्ती की आवश्यकता होगी उसे करेंगे, और जनता। और इस वक्त हम सीधा रुख कर लेते हैं, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आ रही है। आश्चर्यजनक कोई भी परिणाम नहीं। जो दिख रहा था चुनाव अभियान के दौरान वैसा ही नतीजा सामने आया, और ममता जी को मेरी बधाई है। एलडीएफ केरला में जीती। हम तो केरल गए थे, वहां का माहौल और सब परिस्थिति देख करके ये लग रहा था कि एलडीएफ की को बढ़त है, और जो कुछ भी एक दिन के अंदर भी देखने को मिला था। तो और बंगाल बगल में है, तो हम लोगों को तो जो भी वहां से आने जाने वाले लोगों से सूचना मिलती है उसके हिसाब से लग रहा था कि यही है। असम में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व कोई गठबंधन नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक गठबंधन किया। इसलिए चुनाव पूर्व से ही एक स्थिति ऐसी चारों तरफ से यही दिखाई पड़ने लगा था। तो ऐसा कोई परिणाम आश्चर्यजनक नहीं है, और मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं
जो जीते हैं। ममता बनर्जी ने खास कहा करके कि ये कहा है नीतीश कि- कुमार और लालू यादव से मेरे संबंध अच्छे हैं और एक फेडरल फ्रंट की बात की है कि बोलिए कांग्रेस उसमें समर्थन दे सकती है, नहीं, लेकिन ठीक है, बीजेपी के साथ वो तो आगे की चीज है, लेकिन ममता जी का जो पश्चिम बंगाल में काम है और उसके आधार पर उनको सफलता मिली है, मेरी पूरी बधाई है। और ममता जी के साथ हम लोगों का एक पुराना संबंध रहा है। तो रुझानों के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो लालू नीतीश का साथ देंगी।